तो जैसे कि हम लोगों ने इन्फ्लेमेशन स्टार्ट की हुई थी, इन्फ्लेमेशन में अब जो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस, जो इन्फ्लेमेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या है? ये एक मीडिएटर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में। ये एक मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब साइटोकाइंस क्या हैं? ये प्रोटीन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। अब ये कौन कौन से सेल्स में पाए जाते हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन से सेल्स में साइटोकाइंस पाए जाते हैं। इनमें लिम्फोसाइट्स में साइटोकाइंस पाए जाते हैं। देन मैक्रोफेजिस में साइटोकाइंस पाए जाएंगे, जैसे डेंड्राइटिक सेल्स में मैक्रोफेजिस पाए जाएंगे। देन हमारे पास एंडोथीलियल या फिर एपिथीलियल सेल्स, इन दोनों में पाए जाते हैं। एंडोथीलियल या फिर एपिथीलियल सेल्स, इन दोनों में साइटोकाइंस पाए जाएंगे। देन हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ में साइटोकाइंस पाए जाएंगे। अब कोई भी हमारे पास माइक्रोब आएगा, इन टिश्यूज़ को अगर वो, इन सेल्स को अगर वो जनरेट करता है, माइक्रोब इनको स्टिमुलेट करता है, तो हमारे पास क्या होंगे? साइटोकाइंस जनरेट हो जाएंगे। जब साइटोकाइंस जनरेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगी? इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास स्टिमुलस अब कौन कौन से हैं जो उनको आके साइटोकाइंस को जनरेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। कौन कौन से स्टिमुलेट्स हो सकते हैं? जैसे हमारे पास माइक्रोब्स हो गए, ठीक है। फॉरेन बॉडीज़ हो गई, फॉरेन बॉडीज आगे स्टिमुलेट कर सकती हैं। देन हमारे पास नेक्रोटिक सेल्स कोई हमारी बॉडी में अगर पाए गए हैं तो फिर उस वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। देन हमारे पास क्या हो सकती है? कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, तब भी साइटोकाइंस उनको रेगुलेट करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने के लिए भी प्रेजेंट हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्टिमुलस हैं, ये दो तरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं इन स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब कौन कौन से रिसेप्टर्स इन स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करेंगे? चलिए रिसेप्टर्स देखते हैं। दो तरह के हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं। एक टू लाइक रिसेप्टर्स होते हैं और दूसरा साइटोकाइंस रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जो टू लाइक रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स। और जो कीमोकाइंस रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे पास बनाते हैं इंटरल्यूकिन 1। अब ये दोनों क्या हो गए? हमारे पास साइटोकाइंस, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए? साइटोकाइंस हो गए, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन हैं और ये दोनों क्या हैं? इनको हम साइटोकाइंस का पढ़ेंगे, ठीक है। इनको साइटोकाइंस का नाम दिया जाएगा, TNF को और इंटरल्यूकिन 1 को। अब इनके हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं साइटोकाइंस के। तो साइटोकाइंस के जो फंक्शन होंगे वही ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के होंगे, वही इंटरल्यूकिन 1 के होंगे, क्योंकि ये सारे एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए फंक्शंस इसके हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होगा। हमने ये तो पढ़ लिया कि इन्फ्लेमेशन में मेन रोल प्ले करता है, लेकिन कैसे करता है, अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? तो इसके दो तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। एक लोकल फंक्शन ही परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर, और दूसरा ये सिस्टेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है, सिस्टेमिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सबसे पहले लोकली ये क्या काम करेगा बॉडी में? लोकली क्या काम करेगा? सबसे पहले एंडोथीलियल की एक्टिवेशन करवाएगा, एंडोथीलियम की क्या करेगा? एक्टिवेशन करवाएगा। ये हमारे पास एंडोथीलियम है, ठीक है। जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो एंडोथीलियम को ये क्या कराएगा? जाके एक्टिवेट कराएगा। हाँ भाई जाग जाओ, इन्फ्लेमेशन होने वाली है, ठीक है। आप इन्फ्लेमेशन करवा लो और अपनी बॉडी को क्या, होस्ट को बचा लो, ठीक है। इन्फ्लेमेशन करवाएगा और इन्फ्लेमेशन में क्या करवाएगा? उसको एडहेजन के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये एंडोथीलियम एक्टिवेशन किस किस तरीके से करवाएगा। ये 3 तरीके से करवाएगा। एक तो एडहेजन को ज़्यादा कर देगा, एडहेजन मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगा। जैसे एडहेजन मॉलिक्यूल्स हमने क्या कहा था कि दो तरह की एडहेजन्स होती हैं, एक लूज एडहेजन होती है, ठीक है, और एक फ्रिम एडहेजन होती है। हमने पढ़ा था कि लूज एडहेजन में हमारे पास क्या होता है? सिलेक्टिन होती है, और फ्रिम एडहेजन में हमारे पास क्या होती है? इंटीग्रिन पाया जाता है। तो हमारे पास साइटोकाइंस क्या होंगे कि एडहेजन के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा कर देंगे, मतलब सिलेक्टिन के मॉलिक्यूल को ज़्यादा बढ़ा देंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिब्रिन के मॉलिक्यूल को बढ़ा देंगे ताकि न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस आके इनकी सरफेस के ऊपर अटैच होता जाए और हमारे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या करेंगे कि एंडोथीलियम और क्या करेंगे कि कीमोकाइंस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे,
ये कीमोकाइंस की भी प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करवाते हैं एंडोथीलियम में, ठीक है। ताकि अब कीमोकाइंस की जब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है वो यहाँ पे पहले तो अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमारी मेम्ब्रेन से जब बाहर निकल जाएगा तो उसको गाइडलाइंस की ज़रूरत होगी। गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करेगा हमें, ये कि साइटोकाइंस प्रोवाइड करेंगे गाइडलाइंस, मतलब कीमोकाइंस को रिलीज़ करेंगे, कीमो अट्रैक्टर्स को रिलीज़ करेंगे जिससे हमारी न्यूट्रोफिल्स को गाइडलाइन मिलेगी और माइक्रोब को जाके वो खा लेगा, ठीक है। एक ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये क्या कराएंगे, प्री कोएगुलेंट एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। थ्रोम्बस की फॉर्मेशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। देन हमारे पास क्या है, और ये इनका क्या फंक्शन है, एक तो इनका फंक्शन हो गया कि एंडोथेलियम की एक्टिवेशन कराते हैं, दूसरा इनका क्या फंक्शन है कि ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन कराएंगे, ल्यूकोसाइट की करा देंगे, एक्टिवेशन करा देंगे। ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन अब कैसे हो सकती है कि न्यूट्रोफिल को रिक्रूटमेंट कर देंगे, न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे, उनको एक जगह पे इसको जमा कर देंगे, ठीक है। और दूसरा मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे, उनको एक जगह पे जाकर जमा कर देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने वाली है, आप लोग आ जाए जल्दी से और माइक्रोब को आकर किल कर दें, ठीक है। ये तो इनका लोकलाइज सेक्शन हो गया। लोकलाइज सेक्शन कहाँ होता है, एक ही जगह पे होता है, एक ही सरफेस पे होता है जहाँ पे इंजरी हुई होती है। अब इंजरी कहाँ पे हुई होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी किसी बॉडी पार्ट पे हुई है तो उसी जगह के एंडोथीलियम इन्वॉल्व होगी, एंडोथीलियम को एक्टिवेट करेगा, उसी जगह के ल्यूकोसाइट को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। देन हमारे पास सिस्टेमिक फंक्शन क्या होगा, सिस्टेमिक इफेक्ट क्या होंगे कि अब तो लोकलाइज तो हमें एक्शन हो गया, ठीक है। कोई भी इंजरी हुई, कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई, लोकलाइज तो हमें सब कुछ हम मुतासिर हो गया, लेकिन अब सिस्टेमिक हमारी पूरी बॉडी क्या करेगी, तो ये क्या करेगा, TNF और न्यूक्टोमेन नेक्रोटिक फैक्टर्स और इंटरल्यूकिन 1 क्या काम करेंगे, ये सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे, CNS पे जाके काम करेंगे। CNS पे जाके काम करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या, स्लीपीनेस प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। जब भी हमें इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर जब भी हमारी बॉडी में सूजन वगैरह होगी तो हमें क्या होगी, सुस्ती छा जाएगी, कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। तो CNS को जाके सप्रेस कर देगा, स्लीपीनेस को क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा, ठीक है। देन ये क्या करेगा, CNS पे जाके एक्ट करेगा और हमारी एपिटाइट को क्या कर देगा, कम कर देगा, एपिटाइट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जब भी इन्फ्लेमेशन होगी, जब भी आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई है या फिर कोई इंजरी की वजह से हो गई है, तो आपको भूख का एहसास नहीं होता, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, साइक्लोऑक्सीजनेज की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देगा। जब हमने पढ़ा पिछली वीडियोज़ में कि साइक्लोऑक्सीजनेज की जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है तो साइक्लोऑक्सीजनेज किसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, पेन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, पेन को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। और दूसरा फीवर को ज़्यादा कर देता है। ये हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो कर रही है इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट, ठीक है। जब भी हमें इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे हमें पेन भी होगा, वहाँ पे हमें फीवर भी होगा, जिस्म गर्म होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अभी तो ये CNS पे जाके काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे लीवर में जाके ये काम करेगा। लीवर पे अब क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा कि लीवर में CRP के लेवल को ज़्यादा कर देगा, CRP के लेवल को क्या ज़्यादा कर देगा। इसको क्या कहते हैं, CRP को रिएक्टिव प्रोटीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा। अगर हम किसी की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं और हमें ये पता लगाना है कि इसको इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, तो उसको हम लोग ये देखेंगे, अगर CRP का लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसका बॉडी जंग कर रहा है अगेंस्ट माइक्रोब्स के, ठीक है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है माइक्रोब्स के अगेंस्ट, इसकी वजह से इनके CRP लेवल क्या है, ज़्यादा है। अगर फेरेटिन का लेवल ज़्यादा हो रिपोर्ट्स में तब भी क्या इसका मतलब है कि उस बॉडी में ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका फेरेटिन लेवल ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, एल्ब्यूमिन के लेवल को कम कर देगा, ठीक है। एल्ब्यूमिन के लेवल कम कर देगा, CRP के लेवल को ज़्यादा कर देगा, फेरेटिन के लेवल को ज़्यादा कर देगा, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं और उसमें CRP लेवल ज़्यादा है, फेरेटिन लेवल ज़्यादा है और एल्ब्यूमिन का लेवल कम है, तो इसका मतलब जान लें कि उसको क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ये बोन मैरो के ऊपर जाकर काम करता है। बोन मैरो को फिर क्या कहता है, बोन मैरो का क्या काम होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं। जैसे हमारे पास RBCs हो गए, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स वगैरह हो गए, तो ये ल्यूकोसाइट्स को क्या करेगा कि हाँ अब जंग छिड़ गई है, अब माइक्रोब्स को हम लोगों ने किल करना है, तो अब प्रोडक्शन में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज़ करा देगा, उनकी रिक्रूटमेंट करा देगा ये, ठीक है। चलें, अब यहाँ तक तो था, हम लोगों ने इसका सिस्टेमिक इफेक्ट और लोकलाइज इफेक्ट पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या है, जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है ये इन्फ्लेमेशन में बहुत मेन रोल प्ले करता है।
अगर कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी वाली डिजीज़ है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वाला पेशेंट है, जैसे हमारे पास क्या है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला पेशेंट है, नेफ्राइटिस वाला पेशेंट है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो किसकी वजह से होगी? TNF की वजह से होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? TNF ब्लॉकर्स देंगे उसको, TNF ब्लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे उसे, ठीक है। TNF ब्लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन क्या हो जाएगी? बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ तक तो हमारे पास क्या हो गया कि साइटोकाइंस हो गया। अब साइटोकाइंस हमने क्या पढ़ा कि साइटोकाइंस क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं, मीडिएटर्स होते हैं जो लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स, एंडोथेलियम, एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। इनका स्टिमुलस भी आपने देख लिया, ठीक है। रिसेप्टर्स, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक TNF और इंटरल्यूकिन 1। अब इसकी क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? लोकलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उस बाद फिर सिस्टेमिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास है कीमोकाइंस। कीमोकाइंस क्या होती हैं? कीमोकाइंस भी प्रोटीन्स इन नेचर है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? कीमो अट्रैक्टेंट्स भी कहते हैं इनको। इनका दूसरा नाम है कीमो अट्रैक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक एंडोथेलियम है, रप्चर बेचारी हो गई है, ठीक है, इंजरी हो गई है इस पर। कोई भी यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रोफिल आया, न्यूट्रोफिल ने यहाँ से क्या कर चल गया? बाहर चला गया, ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन होगी। अब ये हमारे पास माइक्रोब है, माइक्रोब के पास पहुँचने के लिए इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है? कीमो अट्रैक्टेंट, कीमोकाइंस की ज़रूरत है। तो कीमोकाइंस इसको क्या करेंगे? इस न्यूट्रोफिल को गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, हाँ भाई माइक्रोब इधर है, आप यहाँ पर आ जाएं, और इसको क्या करें? फैगोसाइटोस कर लें। लेकिन अब माइक्रोब्स के हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, ठीक है। ऐसे MCQ ज़्यादातर आती है ये क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लास है इसकी CXC। C का यहाँ मतलब है सिस्टीन, और यहाँ पे भी C का मतलब है सिस्टीन, और X का मतलब है अमाइनो। इसका क्या मतलब है कि दो सिस्टीन के मॉलिक्यूल हैं और एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? इसका नाम है इंटरल्यूकिन 8। इंटरल्यूकिन 8 भी हम कहते हैं। अब इनका क्या काम होता है? ये न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट कराते हैं, न्यूट्रोफिल को जमा कराएंगे, न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे। ये हमारे पास एक क्लास हो गई। किसकी एक क्लास होगी? कीमोकाइंस की। अब हमारे पास दूसरी क्लास क्या है कीमोकाइंस की? C कीमोकाइंस। इसको सिर्फ C कीमोकाइंस कहते हैं। इसमें कोई अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल नहीं होता, सिर्फ सिस्टीन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? इसको हम लोग लिम्फोटेक्टिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फोटेक्टिन बोलते हैं। इसको इंटरल्यूकिन 8 बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फोटेक्टिन बोलेंगे। और ये क्या इसका फंक्शन है? लिम्फोसाइट की रिक्रूटमेंट कराता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट कराएगा, लिम्फोसाइट को जमा करेगा, लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा। थर्ड इसकी क्लास कौन सी है? थर्ड इसकी क्लास है CX3C। इसमें क्या मतलब है इसका? कि सिस्टीन के 2 मॉलिक्यूल हैं और अमाइनो एसिड का क्या है? 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्टरकाइन भी इसको कहते हैं, ठीक है। फ्लेक्टरकाइन भी इसको कहते हैं। और हम इसका फंक्शन अब क्या है? इसका फंक्शन है ये T सेल्स और मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है, मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है, ठीक है, इनकी रिक्रूटमेंट कराता है। जो पहली हमारे पास क्लास है CXC, ये इंटरल्यूकिन 8 उनको कहते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग ये न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराता है। उस पर C हमारे पास क्लास है C कीमोकाइंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीमोटैक्टिस भी कहते हैं। ये लिम्फोकाइंस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराता है। देन हमारे पास CX3C, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्टलकीन भी कहते हैं, जो हम लोग T सेल्स की और मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं। देन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट और लास्ट क्लास है, फोर्थ क्लास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CC कीमोकाइंस, ठीक है। CC कीमोकाइंस का क्या मतलब है? कि इसमें अमाइनो एसिड का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें सिर्फ दोनों सिस्टीन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब इसमें आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं। चलिए हम ये लाइन लगा के यहाँ से देख लेते हैं इनके कंपोनेंट्स। यहाँ लाइन लगा के देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास कंपोनेंट है उसको हम लोग कहते हैं MC और P। MC का P क्या है? मतलब है मोनोसाइट कंप्लीमेंट प्रोटीन, मोनोसाइट कंप्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है, मोनोसाइट कंप्लीमेंट प्रोटीन। इसके आल्सो कार्ड, इसको हम लोग और इसका क्या नाम है? यहाँ पे लिखते हैं अदर नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर फंक्शन लिख लेते हैं, इसका क्या क्या फंक्शन है।
कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, सरनेम। अच्छा, उसमें फिर अदर नेम्स का क्या है, इसको हम लोग कहते हैं CCL2 भी इसको कहते हैं, ठीक है। MCP मोनोसाइट कम्प्लीमेंट प्रोटीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, CCL2 भी कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये किसको अट्रैक्ट और रिक्रूट करते हैं, इनके नाम से जाहिर हो रहा है मोनोसाइट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, तो इनका फंक्शन क्या होगा, मोनोसाइट को ये क्या करेंगे, रिक्रूट कराएंगे और इनको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। देन सेकंड है हमारे पास क्या है, ईओटॉक्सिन, ईओटैक्सिन TA है, ठीक है। ईओटैक्सिन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको अदर नेम है CCL11, ठीक है। उसका था CCL2। ईओटैक्सिन का क्या मतलब है, CCL11, इसको हम लोग कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट कराना, न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन को क्या करना, इंक्रीज़ कर देना, ठीक है। सॉरी, न्यूट्रोफिल की नहीं, एसिनोफिल्स की, एसिनोफिल की प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। ई से ईओटैक्सिन, ठीक है, ई से एसिनोफिल, इसकी प्रोडक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद फिर थर्ड है हमारे पास क्या, MIP को क्या कहते हैं, मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। इनका अदर क्या नेम है, CCL13, इसको हम लोग CCL13 भी कहते हैं, सही है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जैसे नाम से जाहिर हो रहा है मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन, तो ये किसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराएगा, मैक्रोफेज की प्रोडक्शन के क्या कर देता है, इंक्रीज़ करा देता है। अच्छा, अब हम लोग साइटोकाइंस कीमोकाइंस को पढ़ रहे हैं। कीमोकाइंस हमें पता है कि क्या होते हैं, कीमो अट्रैक्टर्स होते हैं जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह को या फिर मैक्रोफेजेस को, लिम्फोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी आगे क्लासेस हमने पढ़ी, इनकी 4 क्लासेस हैं जो डिफरेंट सेल्स को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हो गया साइटोकाइंस और कीमोकाइंस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।